साबिक निगरान वफाकी वजीर और मारूफ सनतकार गौहर एजाज अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन। कॉन्फ्रेंस रूम में गौहर एजाज फाउंडेशन के तहत अस्पताल में जारी 25 नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। ये डायलिसिस है जी, दिस इज द लार्जेस्ट डायलिसिस सेंटर इन पंजाब, 55 मशीन्स। इसके दो सेपरेट है, हेप सी नेगेटिव सेपरेट यूनिट है, हेप सी पॉजिटिव सेपरेट। पानी का आरओ सिस्टम्स, उसके अंदर उनके लिए खाना, फ्री प्रोटीन डाइट्स, फ्री मेडिसिन उनके पेशेंट, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी, उनके स्टाइपेंड, फ्री मेडिसिन फॉर पेशेंट्स। ये जो आउट पेशेंट में आ रहे हैं, 22 बीमारियां ऐसी हैं जिनकी दवाइयाँ, जिसमें आपको दुनिया की बेहतरीन मेडिसिन, शुगर की, डायबिटीज़ की, आपको जो है वो हार्ट की, आपको एस्थमा की, आपको ब्रेस्ट कैंसर की, जो महंगी दवाइयाँ जो लोगों का बेसिक इशू है। 7,000 पेशेंट रोज आता है, 1 लाख को पेशेंट्स को दे चुके हैं मुफ्त। ये एक 1 बिलियन का प्रोग्राम है। गौहर एजाज साहब, आप तो मुल्क के मुमताज सनतकार हैं, जहाज, पैसे, गाड़ियाँ। आप गरीब तबके के मसाइल के साथ आके खड़े हो गए हैं, तो क्या आपने अपनी क्लास से बगावत कर दी है? भाई साहब, मैंने आज से 6 साल पहले एक आयत पढ़ी। आयत है वातु ज़काता व कर्ज़ुल अल्लाह कर्ज़न हसना। मैंने जब आयत पढ़ी तो मैंने इसका सादा जो है तर्जुमा, मैंने कहा वातु ज़काता का मतलब है ज़कात, तो आगे लिखा है कर्ज़ुल अल्लाह, अल्लाह को कर्ज़ दे रहे हो, कर्ज़न हसना, अच्छी तरह देना। मैं समझ नहीं आई कि ज़कात तो फ़र्ज़ है, कैसे हो सकता है कि ये अल्लाह को कर्ज़ हो नहीं सकता। तो मैं मुफ्ती साहब के पास गया। मुफ्ती साहब ने मुझे बताया कि वार साहब, आपने सही सवाल पूछा है, इसमें वातु ज़काता है और ज़कात, उसके बाद है वा कर्ज़ और कर्ज़, कि ज़कात के अलावा आप जो दोगे वो अल्लाह को कर्ज़ दे रहे हो। वो जो कर्ज़ देना, उसको अच्छी तरह देना, समझ के देना कि अल्लाह को कर्ज़ दे रहे हो। 6 साल पहले उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी में बैठ के कहा कि हमारी आज के बाद जो इनकम होगी वो 50% हम अल्लाह की राह में खर्चेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही टैक्स अदा करते हैं, 50% टैक्स के बाद 50% बचता है। मैंने कहा जो हमारे पास जो है वो इनकम आएगी उसका 50%, 50% हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, और इसका ज़कात से कोई तल्लुक़ नहीं है। ज़कात तो मेरी एसेट है, ये हमने अपनी जो पैसे कमाएंगे उसका आधा अल्लाह के रास्ते में। उस रास्ते पे चला तो उस रास्ते के बाद अल्लाह ताला जो है वो हाथ ही पकड़ता चला गया। मुझे मालूम ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ पिछले 6 साल में। जिना हॉस्पिटल चेयरमैन इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, तो मैंने यहाँ डायलिसिस सेंटर में चलाता था 2006 से। तो यहाँ देखा तो 40 डिपार्टमेंट थे और इतना काम होने वाला था, जितना काम करो कम है। तो मुझे इस अस्पताल में 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं काम करते हुए। हमारे 25 प्रोजेक्ट इस हॉस्पिटल में जो है वो कंप्लीट हो गया। 5 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। कितने अब तक पैसे जिना अस्पताल पर लग चुके हैं? ऐसा मुझे पता नहीं, सिर्फ ये पता है 50% इनकम जो अल्लाह ताला के साथ वो दे रहे हैं। शराकत हो गई अल्लाह से। तो शराकत के बाद अल्लाह से आप जो है वो जब शराकत कर लें 50% की, में हिसाब में कैसे गलती हो सकती है। तो क्या उसके बाद आपका मुनाफा बढ़ गया या नुकसान होना शुरू हो गया? जब मैंने ये शराकत की थी 50% की, तो मेरा उससे पहले मैं 12 साल उस प्रोजेक्ट में से मैंने अपने बच्चों को रोटी भी नहीं खिलाई, कभी डिविडेंड नहीं लिया था, कभी तनख्वाह नहीं ली थी। और उसके बाद जब से शराकत की तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ताला सुब्हाना ताला जो है वो इतनी बरकत जो है वो उन्होंने डाली। और पिछले साल तो मुझे, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था, मैं केयर टेकर सेटअप में गया, तो मैंने कहा मेरा हक़ नहीं है, बाकी 50% मेरी तो वर्किंग है। तो मैंने पिछले साल नियत की थी कि 100% जो मेरी इनकम है वो अल्लाह की राह में ख़र्च होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, 25 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए और अब मेरे दिल के करीब हैं। आपने पता है यहाँ 40 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें से 10 ठीक हैं, 30 ख़राब हैं। तो वो उसमें से 10 ऑपरेशन थिएटर्स हम नए बना रहे हैं, गौहर एजाज फाउंडेशन
एक एक ऑपरेशन थिएटर जो है वो तकरीबन 10-10 करोड़ रुपए का हमें कॉस्ट कर रहा है। गौहर साहब, आपने ये बूंदों के छत्ता है, आपने सारे बड़े बड़े सनतकारों को हाथ डाल दिया है, उन पे रोज़ तनकीद कर रहे हैं, तो आपको थ्रेट्स आई हैं, वो आपसे नाराज़ हुए हैं क्या, या ग्रुपिंग है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? 2018 में मैंने इस मामले को उठाया था, उस वक्त उठा, लेकिन वो सिर्फ एक जगह पे जाके, क्योंकि ये वाकई बहुत बहुत जैसे आपने कहा बहुत मजबूत और बहुत जो है वो ताकतवर लोग हैं 40, उन्होंने वहाँ पे फ़ाइलें रुकवा दी और सिर्फ नेगोशिएशन जो है वो डॉलर की 148 पे और अपना प्रॉफिट 12% पे, सिर्फ 16 प्रोजेक्ट का हुआ और बाकी प्रोजेक्ट्स का नहीं हुआ। तो जब मैं हुकूमत में गया तो मैंने यही बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इंडस्ट्री क्यों तरक्की नहीं कर रही, क्योंकि हम इंडस्ट्री को एनर्जी की कीमत नहीं देते। आप 2018 से 22 तक हमने इंडस्ट्री को 9 सेंट की एनर्जी दी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ के सालाना 23 बिलियन से 29.5 पे चली गई, $6.5 बिलियन सालाना बढ़ गई। सिर्फ हमने एनर्जी उनको दुनिया के मुकाबले में जो इंडिया में, वियतनाम में, चाइना में, बांग्लादेश में दे रहे हैं 9 सेंट पर। उसके बाद हमने वो दोबारा से 2023 में विड्रॉ कर ली कि IMF प्रोग्राम में हम 9 सेंट पर नहीं दे सकते। तो जब मैं हुकूमत में गया तो मेरे पास कॉमर्स और इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो था, मैंने उसी बात को उठाया कि इंडस्ट्री ये 16 सेंट पे नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा IMF प्रोग्राम है, हम इसको किसी भी सेक्टर को सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते। मैंने माना बिल्कुल नहीं कर सकते सब्सिडाइज़। हमारा टाइम छोड़ा था 6 महीने, आपको मालूम है कि 3 महीने के लिए हम आए थे, 3 महीने की उसके बाद एक्सटेंशन नहीं। तो मैंने इंडस्ट्री के जो मेरी ज़िम्मेदारी थी उसको देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि हम जो समझ रहे थे कि सब्सिडी इंडस्ट्री को मिल रही है हुकूमत से 9 सेंट में, तो उसका तो उलट है। इंडस्ट्री से मुल्क में 240 अरब रुपए, 24,000 करोड़ रुपए सालाना इंडस्ट्री को दूसरे सेक्टर से सब्सिडाइज़ कराया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री सब्सिडाइज़ कर रही है। तो मैंने कहा कि इंडस्ट्री का काम तो जॉब प्रोवाइड करना है। 1 जुलाई को मेरे पास चार्ट आया, तो आया कि जनाब 10 रुपये वो कम कर रहे हैं और 7 रुपये 13 पैसे 1 जुलाई से बढ़ रही है। तो मुझे बात नहीं समझ आई कि 10 रुपये मैं तो निकाल के आया था कि सनत 9 सेंट पे चली जाएगी, तो यहाँ तो सनत का रेट 15 सेंट बन रहा है, तो ये कैसे चलेगी सनत। तो मैंने जब डिटेल्स में 1 जुलाई को जब ये मेरे पास रिपोर्ट आई कि अभी भी 15 सेंट रहेगी, 9 सेंट नहीं होएगी, उसकी डिटेल देखनी शुरू की, तो मेरे पास ऐसा डाटा आया कि मैं रोज़ पढ़ता गया 8 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे एनालाइज करता गया। डाटा कहाँ से लिया आपने? हमने रिसर्च की पूरी टीम, मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि हमें इकोनॉमिक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा। कितने लोग रखे हैं आपने? हमने उसमें इस वक्त 40 लोग जो है उसमें उन्होंने ये रिसर्च किया, पूरी रिसर्च IPPs पे पूरी और पूरा सारा डाटा मौजूद था, सिर्फ इकट्ठा करने की ज़रूरत। गौर साहब, ये जब आपने बोला है IPPs पे, तो नाराज़ कौन कौन हुआ? को किसी ने आपको, ये आपकी अपनी जो क्लास है इंडस्ट्रियलिस्ट, नाराज़ हुए आपसे? देखें, इस वक्त 40 लोग हैं और 24 करोड़ आवाम है। मुझे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है कि वो मेरी हिफाजत करेंगे। मैं 40 लोगों से तो नहीं घबराने वाला, मैं बात ठीक कर रहा हूँ और ये उनको भी पता है कि वो अगर हुकूमत है तो 33% पे सिर्फ उनके प्लांट चल रहे हैं, 33%, और वो 33% पे चला के 100% के पैसे ले रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो 36% पे चल रहा है कैपेसिटी पे और 100% पे पैसे ले रहा है। जो हुकूमत के प्लांट्स हैं, जो 52% उनका शेयर है, तो इसका मुनाफा जो है वो हुकूमत लेके जा रही है या जिससे उन्होंने कर्ज लिया हुआ है वो लेके जा रहे हैं? जब इनएफिशिएंसी होती है ना, तो नफ़ा तो किसी को नहीं होता, पहली तो मैं क्योंकि सारे प्लांट हुकूमत के 33% पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये मिस प्लानिंग है, तमाम मिस मैनेजमेंट है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्यों 33% पे चल रहे हैं। ग्रोथ, आप हैरान होंगे, नंबर मैं एक और दे देता हूँ कि जब जितने यूनिट पिछले साल में जुलाई से जून तक पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, मैं जब उसको तकसीम देता हूँ 365 दिन और 24 घंटों से, तो उसके मेगावाट निकल आएंगे, तो वो 11,000 मेगावाट बनते हैं। तो पूरे पाकिस्तान की जो एवरेज कंजम्पशन सर्दियों की 7,000, गर्मियों की 22,000 से ऊपर जा नहीं सकता, 11,000 मेगावाट है और 44,000 का सिस्टम है। और हम जो है वो सिस्टम में आज के दिन मैंने हिसाब किया कि इस वक्त
₹24 एवरेज पे हम कैपेसिटी दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया में ₹8 होती है। आज भी किसी से प्लांट लगवाना होगा तो कहेगा मैं 80% पे ₹8 पे दूंगा, यहाँ पे ₹24 चार्ज हो रही है। तो पहला पॉइंट है ₹16 यूनिट हमारी कैपेसिटी एक्सेस पेमेंट हो रही है एवरेज तमाम कंज्यूमर्स को, और उसके पीछे कोई काम करने को तैयार नहीं। गौर साहब ये बताएं कि मसलन पहले प्लांट जो हैं वो ये IPPs जो हैं ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में साइन हुए, फिर नवाज़ शरीफ के दौर में साइन हुए, कुछ जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुए, फिर कुछ इमरान खान ने उनकी एक्सटेंशन की। बदनीति कहाँ थी और नालायकी कहाँ थी, करप्शन कहाँ थी? इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं भाई साहब, नालायकी भी है, मिसमैनेजमेंट भी है। नहीं, सबसे ज़्यादा किसने नालायकी की है? सब किसी भी हुकूमत में कहता हूँ, देखें हुक्मरान को शायद इतनी मुझे नहीं पता थी, मैं 7 महीने 6 महीने और 20 दिन हुकूमत में क्या है, जब मैंने उसको देखना शुरू किया है कि जब मैं पैर जले हैं मुझे कि ये क्यों, तो मैं सारी आवाम की देखी है कि ये आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो ₹60 यूनिट है, कमर्शियल ₹80 यूनिट है। लोग कहते हैं जी आप चूँकि सनतकार हैं, एप्टमा में रहे हैं, आपकी सनत चल नहीं रही तो इसलिए आप बोले हैं, या आपका कोई सियासी एम्बिशन है? अल्हम्दुलिल्लाह जो सनत है मैं समझता हूँ इबादत है, और मुल्क का जो हमारा फ्यूचर है वो सिर्फ सनत चलने पे। मेरी सनत नहीं, तमाम सनतें बंद हो जाएंगी। ये 16 सेंट पे कोई सनत नहीं चल सकती, जब पूरे रीजन में 8-9 सेंट है और आज दुनिया 3 सेंट की बिजली की बातें कर रहा है, और हम अपने आप को कहें कि 16 सेंट हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और अगले 25 साल हम सब होस्टेज रहेंगे इसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के। ये अगले साल और आ रहे हैं इस तरह के, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में कि जनाब आप बिजली ना लें, टेक और पे का कॉन्ट्रैक्ट है कि बिजली ले ना लें आपको देना होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने जो है वो आज देखना हो तो क्या आप डब रोटी ख़रीदते हुए जाके ये कहते हैं कि आप डब रोटी के बाद कि तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चली उसकी कैपेसिटी चार्ज भी मुझसे ले लो? ऐसा होता है कि आपने ₹200 की डब रोटी ली और पीछे ₹10,000 उसका बिल दे दें? ये बोलते हैं कि जनाब प्लांट वाले कहते हैं कि जी हमने हुकूमत के साथ ये कारोबार किया है कि हम दे ना दें, हमें पूरे पैसे दो। अब पूरा सिस्टम इसका होस्टेज हो गया। अब ये वाकई मुआहदे हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ ये इसके आगे है इसकी कहानी। ये मुआहदे भी जो हुए टेक और पे के, उसके बाद इन्होंने, क्योंकि हुकूमत सामने खड़ी थी, जो मैंने कहा इसमें तेल में चोरियाँ, कोयले के अंदर चोरी, फीड जो प्लांट की एफिशिएंसी है उसमें चोरी, किसी जगह कोई चीज़ है ही नहीं। प्लांट ₹1 का था, जैसे विंड पावर है पूरी दुनिया में 3 सेंट की है। 3 सेंट का मतलब विंड पावर ₹10। हमारे यहाँ आप एवरेज देखें ₹40 में विंड पावर बिलिंग हो रही है, एवरेज ₹25 में भी और ₹80 में भी बिलिंग हो रही है। क्यों? कि विंड पावर के प्रोजेक्ट जो $50 मिलियन के लगने थे 100 मिलियन में लगे। कोयले के कारखाने जो पूरी दुनिया में लगे हैं वो शायद $700 मिलियन के लगे हैं। 700-800 मिलियन में आपका 1000 मेगावाट लग जाते हैं, यहाँ $1.5 बिलियन में। तो दुनिया में कोयले में तो कोई प्लांट लगा ही नहीं रहता। पाकिस्तान अकेला मुल्क था जो कोयले पे लगा रहा था। कोयले की तो टेक्नोलॉजी को ख़रीदता ही नहीं था, हमने लगा दी है। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने कमीशन लिए है? ये कमीशन तो बहुत छोटा लफ्ज़ होता है, कमीशन तो 5% होती है, ये तो 100% ऊपर लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन इसके कोई प्रूफ भी हैं? हर चीज़ मौजूद है। मैंने तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कह रहा मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भी जो दरख्वास्त दायर कह रहा हूँ, फॉरेंसिक ऑडिट करा लें। तो जो ये एतराज़ किया जाता है कि दरअसल आपके पॉलिटिकल एम्बिशन है, आप या वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं या हुकूमत में कोई ओहदा लेना चाहते हैं। भाई साहब मैं जो है वो एक बात सिर्फ कह सकता हूँ कि मेरा किसी ओहदे में किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म तो बहुत बड़ा जो है एक सफ़र होता है जो कि पॉलिटिकली किसी को भी तय करना होता है, और वो हमारा पॉलिटिशियन होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और जो है वो मेरा काम तो है सिर्फ इकनॉमिक पॉलिसी जो है की गाइडलाइन देना, कि मैं ये समझता हूँ कि इकनॉमिक पॉलिसी है उसने मुल्क को चलाना है, और इकनॉमिक पॉलिसी जो थिंक टैंक है हमें सही तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है कि हमारी इकनॉमिक पॉलिसी गलत है। तो आप एक प्रेशर ग्रुप तक महदूद रहना चाहते हैं? मैं इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक के ग्रुप के तौर पे कि हम बैठे, पूरी दुनिया में तरक्की इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक्स के थ्रू है कि इकनॉमिक पॉलिसी, और हमारे यहाँ लैकिंग था, हम सब प्रेशर ग्रुप बन गए। किसी सियासी जमात में भी आपका जाने का इरादा नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरा ना किसी सियासत में। मैं इधर भी जब गया था तो 6 महीने 20 दिन के बाद मैं आपको बता दूँ, मैं तहज्जुद के वक्त उठता था, रात को 10:30 बजे आखिर में सोता था,
पहले इन्होंने कॉमर्स इंडस्ट्री दी, फिर इन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट दी, फिर ओवरसीज़ दे दी, फिर इंटीरियर दे दी। तो 6 महीने 20 दिन बाद मैं कम से कम 3 महीने बीमार रहा हूँगा जो है वो। उसके बाद कि मैंने कहा ये 240 अरब सनतें चल जाएंगी, तो जब मुझे झटका लगा तो फिर मैंने पूरी आवाम की जब तकलीफ़ देखी, क्योंकि मैं इस वक्त जो है वो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी है। मेडिकल इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। सर्जिकल आर्थोपेडिक वार्ड में आए। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उनके मरहूम वालिद सेनेटर एजाज के नाम पर बनाए गए डायलिसिस सेंटर आए। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। जो बात सबसे ज़्यादा ज़ोर से आपकी बातों के जवाब में कहा जाता है कि सावरन गारंटी है, और अगर हम इससे पीछे हटे तो ना कोई सरमायाकारी करेगा और ना आइंदा जो है कोई हमारे साथ मायदा करेगा। इसका तोड़ 2-3 फिक्रों में बताएं कि क्या, तो किस तरह आप इसका जवाब क्या है हमारे पास? मैं इसका जवाब देता हूँ। एक घर में डाका पड़ गया रात को, सारी उसके घर की जायदाद लूट के चले गए। सुबह पुलिस आई और पुलिस ने आके जो है सबसे गवाही लेनी शुरू की। तो जब गवाही लेनी शुरू की तो एक बच्चे ने एक आदमी को पहचान लिया और उसने शोर मचाना शुरू किया। बाप ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे के साथ जाके उसने क्या, उसने कहा ये तो डाकू इनमें ख़ुद में शामिल है जो हमारे पास पुलिस आई हुई है। तो यहाँ मामला एक है कि हम खुद जो बैठे हैं वो हम सब शामिल हैं इसमें। इसका ना किसी सॉवरन गारंटी के इशू का तल्लक है कि इसमें सब चोरी है। गारंटी तो तब होती है अगर आपने ईमानदारी से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको वाकई तकलीफ। साबित करना अदालत में मुश्किल होता है ना कि ये चोरी की गई है या करप्शन की इसमें कुछ भी नहीं शामिल। हमने अदालत में जो रुजू कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, और अदालत से हमारी सिर्फ एक 1 पॉइंट है कि फॉरेंसिक सब कुछ सामने आ जाएगा। गौर साहब देखिए, पहले भी हमारे साथ ये हुआ कि हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन जो थी उसका फ़ैसला ले लिया, और उसके बाद वो स्टील मिल हमारी आज तक बिक नहीं सकी और कोड़ियों के भाव फिर हमें उसको ख़त्म करना पड़ा। हुकूमत का काम कारोबार नहीं है, और हुकूमत को जो है अगर हम कहेंगे कि हुकूमत ही कारोबार करे कोर्ट्स ये कह के, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कोर्ट्स को कि हमें फ़ैसले वो देने चाहिए कि हुकूमत को कारोबार से निकालें। हुकूमत का काम पॉलिसी मेकिंग हो। आपने देखे बैंकों को प्राइवेटाइज़ किया, ये बैंक सबसे बड़ा जो है वो हमारा नुकसान देते थे हमारे को। आपने जो है वो पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर प्राइवेटाइज़ किया। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब सेनेटर थे तो उस ज़माने में जो है वो जितने लोग वो कराची से जाते थे सब टेलीफोन की, उनको कहते थे हमें टेलीफोन लगवा दो। आज कोई टेलीफोन की बात ही नहीं करता। आप दुकान पे जाते हैं, इससे में प्राइवेट सेक्टर है। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्राइवेट सेक्टर, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि 52% इदारे हुकूमत के हैं, ट्रांसमिशन लाइनें हुकूमत की है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें तो हुकूमत बेचते ही है। तो मेरा पॉइंट ये है, और हुकूमत खुद ही कह रही है कि मेरे अपने से कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 33% चलाऊँगा। हुकूमत बेच देगी, मैं 33% चलाऊँगा और लोगों से पूरे पैसे लूँगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो इस बात में कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कह रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट कर लें। ये 28% से प्राइवेट सेक्टर है, 52% खुद हुकूमत है, और हुकूमत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको प्राइवेटाइज़ करें। तो ये जो इदारे हैं 28% हमारे प्राइवेट सेक्टर के, इनको भी टेबल पे आना चाहिए। जो 52% हैं हुकूमत के, वो हुकूमत को ख़ुद फ़ैसला करना कि जितनी बिजली खरीद बेच रहे वो उसके पैसे जो है उन प्लांटों को जो है उसको हिसाब से पेमेंट करें।
कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट करना, हुकूमत को स्टेप खुद पहले लेना पड़ेगा। गौहर साहब देखें, हम तो आज तक सबसे ज़्यादा सियासतदानों को ब्लेम करते रहे हैं पाकिस्तान के 70 साल में, लेकिन ये जो IPPs हैं इसमें तो सनतकार निकले हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व हैं। इसमें 3 लोग इकट्ठे हैं जी, एक नहीं है। अच्छा, कौन कौन है? सारे मौजूद हैं इसमें, सियासतदान भी हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि उनकी जो है नॉलेज नहीं थी, या उसके बाद नीति थी, नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। जब जो चीज़ आप देखते हैं, आप दें, या तो कारोबारी वो जो 40 घर हैं इतने सियाने थे कि वो कारखाना 100 रुपये का 200 रुपये में लगा गए हैं, इतने सियाने थे। और वो सब इतने बेवकूफ़ थे कि वो उनके साथ कारोबार कर गए हैं, 100 की चीज़ 200 में ख़रीद गए और 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि तुमसे बिजली खरीदे ना खरीदे, हम तुम्हें पैसे देंगे सारे, और सॉवरन गारंटी भी उनको इशू। गौर साहब देखें, तो आप बताएं कि इतनी हुकूमत हमारी बेवकूफ़ हो सकती है? अच्छा गौर साहब, जब से आपने ये बात की है, आपसे वज़ीर आज़म ने रब्ता किया, सदर साहब ने रब्ता किया, हमारी मुक्तदरा के लोगों ने रब्ता किए हैं आपसे कुछ समझने की कोशिश की है? हुकूमत मैं समझ रहा हूँ कि वो जस्टिफिकेशन मोड में है, और वो जो जस्टिफिकेशन मोड है उसमें वो मतलब ये है कि वो करेक्शन मोड में नहीं है, अभी तक नहीं है। क्या हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी इस बारे में परेशान है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, क्योंकि वो देख रही है कि इकानमी परफॉर्म नहीं कर रही, सनतें परफॉर्म नहीं कर रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हमने पिछले साल क्लियर कहा था कि हमारी $23 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, कि कुछ भी नहीं बढ़ सकती, और वो इस साल भी 23 ही रही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ख़ुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बड़े परफार्मर मशहूर हैं, तो इसके बावजूद क्यों नहीं उनसे परफॉर्म हो रहा? मेरे हिसाब से अभी उनको 4 महीने अभी हुए हैं, 16 महीने पहले थे, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। मैं अभी भी उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है वो शहबाज शरीफ साहब इसको देखें, प्रेसिडेंट जरदारी को भी कहूँगा कि इसको देखें कि ये मामला मुल्क की सालमियत का है। फ़र्ज़ करें हम सॉवरेन गारंटी के बावजूद अगर ये माहिदा कैंसिल करना चाहें तो क्या नुकसान होगा? हमें माहदे को पहले प्रूव करना होगा कि इस माहदे में उन्होंने गलतियाँ की, तो उसके लिए फ़ॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है। और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ज़रूरत? नहीं, फ़ॉरेंसिक ऑडिट सुप्रीम कोर्ट, मुझे फ़ॉरेंसिक ऑडिट की, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है सिर्फ फ़ॉरेंसिक ऑडिट नेशनल सर्वे से इन प्लांटों का करवा दें। अच्छा जी, रिकोडिक का मामला भी लोग हवाला देते हैं कि हमने रिकोडिक से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए, सॉवरेन गारंटी थी, हमें जुर्माने हो गए, हमें फिर रिकोडिक के साथ जाकर नेगोशिएट करना पड़ा, फिर ना ऐसा हो जाए। सुहेल साहब, मैंने कहा है कि 52% हुकूमत के अपने हैं, क्या वो रिकोडिक की तरह दुनिया के अंदर फाइल कर देंगी पिटीशनें? क्या 28% हमारे पास प्राइवेट सेक्टर हमारे अपने हैं, सामने आ जाए? अगर वो क्लीन है तो मैं तो कह ही नहीं रहा कि अगर क्लीन है तो किसी को कुछ कहें। अगली चीज़ 20% है हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, उनके पीछे भी मैं कह रहा हूँ उनको देख लें, नज़र मार लें, वो आखिर में आ जाएं। लेकिन वो जो 20% प्लांट्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो भी शायद पाकिस्तानियों के ही हैं, वो भी शायद वो छुपे हुए मालिक हैं। आप जब डिटेल में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जब ये किए गए उस वक्त मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग थी, नागज़ीर थे, मजबूरी थी, सरमायाकारी नहीं आ रही थी, तो हमने मजबूरन ऐसी अट्रैक्टिव उनको ली। तो फिर ये पता तो नहीं था कि डॉलर इतना शूट कर जाएगा, आयल इतना शूट कर जाएगा, इस वजह से ये हुआ। चल साहब मुझे बताएं, 52% प्लांट तो हुकूमत ने खुद लगाए थे, उस वक्त तो किसी ने कोई प्लांट नहीं लगाया था, तो इसीलिए ना कि आ नहीं रहे थे। नहीं, इसमें कोई हकीकत ही नहीं है कि इन्वेस्टर नहीं आ रहे थे। नहीं, लेकिन गौर साहब वो देखें, ये जो 52% है इसमें किसी शख्स को तो नहीं फ़ायदा हो रहा ना, हुकूमत को ही फ़ायदा हो रहा है ना। सर जी वही कह रहा हूँ, उसकी जो मिस मैनेजमेंट है राय साहब, वो कंज्यूमर पे पड़ रही। मैं फ़ायदे की तो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो आज कंज्यूमर है वो तड़प पूछा है। हम सारे पाकिस्तानी जो हैं बातें तो करते हैं, तनकीद भी करते हैं। अगर फ़र्ज़ करे हुकूमत यह कहे कि गौर एजाज साहब आप आए ना आगे, हम आपको इस एनर्जी का क्राइसिस जो है इसको हैंडल करने के लिए कहते हैं, तो आप ये ज़िम्मेदारी लेंगे? मेरे हिसाब से हुकूमत सिर्फ पहले एक्सेप्ट कर ले कि हमने इस मसले को हल करना है, पहला स्टेप है। बहुत लोग आएंगे, मोहम्मद अली साहब ने पिछली बार भी ये 2018-19 में, क्योंकि मैंने ये पॉइंट उठाया है, मैं ख़ुद करूँगा तो लोग कहेंगे कि जनाब गौर साहब का प्री कंसीव्ड है, मैं मदद देने को तैयार हूँ, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अली साहब पहले भी मौजूद थे, टास्क फोर्स को उन्होंने हेड किया, फिर बना दें उनको। आज भी पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ, अब मैं एप्टमा को नहीं, मैं पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को, पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है सिवाय इन 40 लोगों के। तो मेरा पॉइंट है ये, अब केस इज़ नॉट बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी के 40 लोगों का मुकदमा
24 करोड़ आवाम से है, पूरी बिजनेस कम्युनिटी भी 24 करोड़ आवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान का हर चैम्बर, हर एसोसिएशन ने जो है इस IPP कॉन्ट्रैक्ट के ख़िलाफ़ ना सिर्फ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, बयान दिए हैं, एहतजाज कर रहे हैं तमाम चैम्बर और उन 40 लोगों के खिलाफ। गौर साहब, आप मौजूदा हुकूमत के ये खिलाफ जा रही है ना बात, जो आप इस वक्त आपका स्टांस है, तो क्या पॉलिटिकली अगर वो आपसे मदद मांगे आप उनकी सपोर्ट करेंगे या आप अपोजिशन को ही खुश करते रहें? देखिए, मेरा अपोजिशन से कोई राब्ता नहीं, मेरा हुकूमत से एक इल्तिजा है कि हुकूमत का काम होता है कि वो इलेक्ट होके आएँ तो उसके बाद आवाम की फ़लाह की पॉलिसी बनाएं। मैं तो इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ने ये एक पॉइंट उठा के हुकूमत को दिया है जिसको आवाम ने ओन कर लिया। मैंने तो पॉइंट उठाया था, एक ट्वीट की थी कि आप ये जो रेट डाल रहे हैं ये आवाम डेस्परेट है, ऐसा ना हो कि आवाम बहुत ज़्यादा इस पर नाराज़ हो जाए, तो इनके फेवर में है, इसको ओन करना चाहिए। आज के दिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को या हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं उसको ओन करें, ये मसला है और हम इस मसले को हल करते हैं। तो ये हुकूमत के फेवर में है कि आवाम का मसला इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ने उनके सामने रखा है, तमाम फैक्ट और डाटा भी दे दिया कि 300-300 रुपये यूनिट में आप खरीद रहे हैं बिजली। डायलिसिस सेंटर के स्टाफ के साथ मीटिंग की। जब से गौर एजाज साहब को जानता हूँ मुझे इल्म है, मैं इनके वालिद साहब से भी मिला हुआ हूँ और उनकी भी इंसानी हमदर्दी के जो जज्बात हैं उनसे भी वाकिफ़ हूँ। कराची जिना हॉस्पिटल कोई बीमारी लगी, हेपेटाइटिस सी, कराची में उनकी वफ़ात हुई। मैं लाहौर आ गया हुआ था। जब अल्लाह ने इस्तिताअत दी 2006 में मैंने इस डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। शुक्रगुज़ार हूँ सबके चैनल या महबूब बाद साहब का और उस वक्त के प्रिंसिपल जिन्होंने मेरे साथ ही प्रोजेक्ट मुझे अलाउ किया और शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर बनाने की मुझे इजाज़त दी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ में हर महीने नक़द इनामात तकसीम करते हैं। गौर साहब, फ़र्ज़ करें कि आपकी बातों पे हुकूमत मूव हो जाती है, मुतासर हो जाती है, IPP सारे हम बंद कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, तो अंधेरा नहीं मुल्क में हो जाएगा? हमारे पास आज की कैपेसिटी 43,000 मेगावाट है, हुकूमत के 52% है। हमारे पास एम्पल एनर्जी है 23,000 की। ये कारखाने उठ के कहीं सूट के इसमें लग के कहीं नहीं चले जाने, ना ये विंड के, ना ये कोल के, ना ये गैस के, कहीं नहीं चले जाने। हम खुद से घर में बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये 40 लोग नाराज़ होकर कहीं सूटकेस में रख के ये प्लांट लेके ना चले जाएं। ये दुनिया में कोयले के प्लांट कहीं नहीं लग सकते, ना लगते थे जब लगे यहाँ। ये विंड पावर जिस कीमत पे लगे हैं, दुगनी तिगनी चुगनी, इस कीमत पे यहाँ पे इन्होंने बहुत बहुत पैसे कमा लिए। आप इनकी सो टेबल पे बिठाएं तो सही। तो मैं कह रहा हूँ पहले घर से डरी जा रहे हैं 40 लोगों से, 24 करोड़। पहले हुआ ना, जनरल फैज साहब ने भी इनसे मीटिंग्स की इमरान खान के दौर में, और जिसमें फिर डॉलर की एक फिक्सेशन पे आए, कुछ तय हुआ, तो उसके बाद मुक़्तदरा ने भी और गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इससे ज़्यादा हम इन्हें दबा नहीं सकते। तो आप कैसे दबेंगे वो? आज फैसला है आवाम की जो है वो फलाह का या इन 40 लोगों का फैसला हुकूमत ने खुद करना है। अच्छा जी, इन IPPs में आपके दोस्त कितने हैं और दुश्मन कितने हैं? सारे ही दोस्त हैं, कोई एक भी दुश्मन नहीं है। तो वो जितने दोस्त हैं वो सब यही नाराज़ हो रहे हैं कि आप क्यों ही इस मामले को उठा रहे हैं, और आप जो है वो हमें जो है वो आपको हमारे इस कारोबार से क्या एतराज़ है। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि ये अब कौम जो है ना उसकी बस हो गई है, और उनको भी, मैं दोस्तों को भी अपने कह रहा हूँ कि टेबल पे बैठ के इस मामले को हल निकालें। और तैयार हैं हल करने के लिए? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसमें से 40 में से जो है वो बैठने को, कुछ सारा आदमी को, क्योंकि आवाम में 40 लोगों का नाम अभी नहीं आया, मैंने किसी का नाम नहीं दिया, मैंने किसी की पगड़ी नहीं उछाली, सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स का नाम है। आपने बड़ा बिजली पे गौर किया और बड़ी रिसर्च की, जो सोलर लोगों ने लगा लिया है उनके बारे में आप क्या पॉलिसी फोर्स करते हैं? हुकूमत ने तो अभी कोई पॉलिसी नहीं
ऐलान किया और सारे लोग सोलर वाले बड़े परेशान हैं। देखिए सोलर मेरे हिसाब से 6000 मेगावाट लग गया, और अगर ये इसी तरह से 60 रुपये चार्ज किया तो ये 6000 मेगावाट इस साल में और लग जाएगा। तो वो 20% उसकी एफिशिएंसी होती है एवरेज, तो 1200 मेगावाट उसकी 6000 की प्रोडक्शन आएगी जो घरों में आएगी। तो इसका मतलब है 11000 मेगावाट में से 1200 मेगावाट और इनकी एवरेज कंजम्पशन टूट जाएगी कैपेसिटी में। और इनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसकी पॉलिसी तो सिंपल है कि हुकूमत को इन रेटों पे इंक्रीमेंटल टैरिफ दें कि लोग ना लगाएं सोलर। देखिए आज 10 रुपये 60 पैसे का महीने का फ्यूल है पाकिस्तान का एवरेज, और मैं कहता हूँ कि एवरेज 8 रुपये का टैरिफ जो है क्या है, वो एवरेज 8 रुपये का यहाँ पे कैपेसिटी चार्ज होना चाहिए। 18-20% मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन्स होनी चाहिए 22। उसके अलावा भी आप 3 रुपये नफ़ा ले लें, 4 रुपये ना 25-26 रुपये का आप टैरिफ अगर कर देंगे, इंक्रीमेंटल कर दें आज, तो कोई आदमी भी सोलर नहीं लगाएगा। पैसे क्यों लगाएगा? एक एक घर में जाके आदमी 10-10 लाख रुपए छतों पे जाके सोलर, ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं। बड़े बड़े हमारे पास टॉप इकोनॉमिस्ट थे, इमरान खान के पास, पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास, तो उनको क्यों ये समझ नहीं आई? और आप जो हैं, आप जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्या ये उनके इल्म में नहीं है? क्या वो मईशत को नहीं समझते? क्या इस पे उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमिस्ट जो है को हम फीड कर रहे हैं डाटा कि आप जो है इसको देखें कि पाकिस्तान क्या सस्टेन कर सकता है ये एनर्जी क्राइसिस जो इस वक्त हुआ। गौर साहब, आपकी कितनी इंडस्ट्री है और कितनी बंद है और कितनी खुली है बिजली की वजह से? मैंने तमाम सनतें बंद कर दी हैं। कितनी है आपकी फैक्ट्रियाँ? मेरे पास 3 प्लांट हैं, तीनों फैक्ट्रियाँ मैंने बंद, टेक्सटाइल की तीनों बंद कर दी, नहीं चल सकती। और मेरे साथ इस 3 महीने में हम इंतज़ार कर रहे थे कि टैरिफ 9 सेंट हो जाए। जब 9 सेंट नहीं हुआ, 15 सेंट, तो 15 सेंट पे हम चल नहीं सकते। मेरे ख्याल में 100 टेक्सटाइल मिलें और सनतें इस जो है वो 30 जून के बाद बंद हो गई हैं कि वो नहीं चलेंगी। हज़ारों लोग फारग हो गए। हज़ारों में नहीं है, लाखों में है। तो फिर इससे एक्सपोर्ट भी कम होगी हमारी टेक्सटाइल की। हर चीज़ पे, क्योंकि 16 सेंट पे कुछ नहीं चल सकता। बहुत सारे इंडस्ट्रीज बाहर चले गए हैं, अब बहुत सारे जो हैं वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस मतलब सरमाया तो है उनके पास, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। सरमाया उधर फ्लो करता है जिधर कारोबार चल सके। अगर मैं आज कह रहा हूँ कि हम 100 सनतें बंद हो जाएंगी यहाँ पे, मैं समझता हूँ हज़ारों बंद हो जाएंगी इन बिजली के रेट्स पे, तो उसने कोई काम तो करना है बेचारे ने, या वो कोई नौकरी करेगा या कोई पैसे बचे होंगे। आज मैं देख रहा था कि हर आदमी तड़प रहा है, उसके बच्चे तड़प रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि कारखाने तो लग नहीं सकते। और ये कारखाने खाली नहीं है, एंटरप्रेन्योर तो एक होता है। एक एंटरप्रेन्योर की जब सनत बंद होती है तो उसके पीछे हज़ारों लोगों की जॉब जो उस साल क्रिएट होनी होती है, तो वो उल्टी जो है वो उसकी वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो ये तमाम इकनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है कि आपको सनतकारी की ज़रूरत है मुल्क में। सनतकार अगर डिस्करेज हो जाएगा तो सनतकार ये सिर्फ 40 नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम के अंदर बहुत लाखों सनतकार हैं। सिर्फ ये 40 सनतकार नहीं है कि हम इन 40 सनतकारों के लिए पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है कुर्बान करते हैं। ये जो लोग इनकी हमायत करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने इन सरमायाकारी की मुश्किल वक्त में, अब अगर हम मुनाफा ले रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? बड़ा अच्छा ही सवाल है। आप सरमायाकारी करें, आप नफ़ा लें, आपका हक है, बट आप सरमायाकारी करें और मुल्क के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें कि मैं ये 100 रुपये की चीज़ लगाऊंगा, उसमें 20% पैसे लगाऊंगा, बाकी सब की सॉवरन गारंटी 80% हुकूमत देगी, कर्ज़ भी हुकूमत ने अदा करना है। तो क्या आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसमें बेईमानी ना करें? क्या आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसमें उसके बाद जो आपने एग्रीमेंट किया है उसकी क्लॉजेस को आप मीट ना करें? सियासत में तो आप आगे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, तो आगे आपका क्या लाएअमल होगा? मेरा लाएअमल है कि इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक जो है उसको मैं स्ट्रेंथन करूं। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं फिलंथ्रॉपी में और मेरे साथ साथी, जैसे मैं एक हूँ, मेरे साथ शामिल होते गए 5 साल, तो हम 1 से 5 हो गए। तो हम बाकी अस्पतालों में भी काम शुरू कर दिया हमने, मेयो में, लाहौर जनरल में, चिल्ड्रन में। तो ये भी एक इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक का हमने जो बुनियाद रखी है, उसके 12 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जो कि टॉप इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो कि इन 40 में से नहीं हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में और भी बड़े सनतकार मौजूद हैं। उसके बाद जो है हमने एक ही बात कही है कि हम इकनॉमिक पॉलिसीज़ हुकूमत को ऐसी दें कि हम जो है
हमारा मुल्क इस मसले से निकले कि मसला इकनॉमिक्स है, मसला सियासत नहीं है। मैं समझता हूँ तो आप सिर्फ इकानमी पे फोकस रखेंगे, सियासत पे नहीं? मेरा फोकस इकानमी है और मेरा फोकस है कि मेरा मुल्क अल्लाह ताला इस मुल्क को इस जो है मुसीबत जो कि इकनॉमिक क्राइसिस है उससे निजात दे दे, और जो कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं इकनॉमिक पॉलिसी में, मैंने इसीलिए थिंक टैंक की बुनियाद रखी है। इसमें टॉप दुनिया के इकानमिस्ट भी बिठाएंगे, इसके बोर्ड पे भी हम टॉप लोग बिठा रहे हैं, CEOs भी इसमें डाल, एग्रीकल्चर पे भी काम करेंगे, इसमें हम डोमेस्टिक मार्केट प्लेस पे भी काम करेंगे। जो जिम्मेदारी SIFC से मुतमईन है आप? SIFC बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने उसको सिर्फ फाल बनाना है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि फैसिलिटेट करना था उसने। तो अभी नहीं की हुई फाल? वो 8 महीने बहुत फाल रही, मैंने देखा है। 3 महीने में वो खुद रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं मेरे ख्याल में। इस वक्त जब से नई हुकूमत आई है मेरे ख्याल में जो है वो एक बहुत फाल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जनाब फैसिलिटेशन, जिसमें तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं जो फ़ैसलों की ओनरशिप लें और फ़ैसलों की ओनरशिप में कहीं रुकावट ना आए। इस SIFC की जितनी मजबूत होगी उतना पाकिस्तान की जो है वो इकानमी मजबूत होगी, मैं समझता हूँ। प्रेसिडेंट हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी के साथ पाकिस्तान के मुमताज सनतकारों के हमरा मुलाकात की। पाकिस्तान की ताजरों की फेडरेशन और सारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने उन्हें मुतफिका तौर पर अपना लीडर बना लिया। पाकिस्तानी मईशत और महंगी बिजली को सस्ता करने के हवाले से तजावीज़ पेश की।